क्या क्या दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, मतलब क्या कि अभी तक अगर हम कहें इंडिया को, ग्लोबल सिनेरियो को छोड़ दीजिए, इंडियन सिनेरियो में पॉलिटिक्स की जो डिफिनीशन है या जो पॉलिटिक्स का ट्रेंड है वो क्या है, कुछ बताएंगे? थोड़ा हम लोग बातचीत करते रहेंगे जिससे कि मुझे भी लगे कि कुछ आप लोग समझ पा रहे हैं। सो अगर मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट या व्हाट इज द करंट पॉलिटिक्स? भारत और भारत के अन्य क्षेत्रों का विकास। नहीं, ये तो डेवलपमेंट की डिफिनीशन है, भारत और भारत के विभिन्न क्षेत्रों का विकास। सिनोनिमस है करप्शन से, जो हमारा जनरल है कि 1947 के बाद जो फेज था टिल 60 वो साफ सुथरा पॉलिटिक्स था, उसके बाद डिटेरियोरेशन हो गया। ओके, सो आपने एक उसका हिस्ट्री बैकग्राउंड बताने की कोशिश की, यानी कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा? सर, जहाँ तक एक राजनीति की बात है, वो एक प्रकार मतलब नीतियों का एक तंत्र है जो कि एक सिस्टम को चलाने के काम में आता है। फर्दर अगर हम मूव करें तो और कोई करंट सिनेरियो में तो ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल की ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। ओके, मतलब इंडिविजुअल लीडरशिप ज़्यादा हावी हो रही है पॉलिटिक्स पे। ओके, और अभी अकाउंटेबिलिटी का ज़्यादा पॉलिटिक्स है, सो वोटर्स आर मोर कीन ऑन अकाउंटेबिलिटी। आप बोल रहे तो हुआ है, नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो ट्रू, कीप ऑल योर इश्यूज आर यस, ट्रू। Even bureaucrats have their own impression over the politics on secretariat level and from roots to the secretaries. Okay, so you are trying to say तो मतलब एक टूल की तरीके, मतलब एक डेवलपमेंट को एक टूल की तरीके से भी इस्तेमाल करा जा रहा है, जहाँ पर बेसिकली आप किसी एक राज्य का विकास आप रोक सकते हैं, किसी एक राज्य का विकास कर सकते हैं। तो उस तरीके की भी एक पॉलिटिक्स चल रही है। मतलब एक हिस्सा चाहता है कि विकास हो, दूसरा हिस्सा चाहता है थोड़ा रोकूंगा, सॉरी। क्वेश्चन पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, तो पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है उस सिस्टम के पर्टिकुलर थिंग्स अलग अलग डिफरेंट एरियाज में अगर हम जाएंगे वहाँ पे भी हमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो एक अगर लाइन में इस पूरे 90 मिनट को अगर समझने की कोशिश करें तो ये है कि पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट के लिए हमें डेवलपमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो पॉलिटिकल लीडर होने के साथ साथ, जैसे आप अगर आपको माने कि कल आप पॉलिटिक्स में जा रहे हो तो आपको बेसिक जो आपकी क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, वो सब एक अलग थिंग है, बट उसके साथ साथ डेवलपमेंट की डिफिनीशन, डेवलपमेंट क्या है, उसकी समझ क्या है, क्यों है, ये आपके अंदर ये नॉलेज होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ये कहें, और हमारा जो ये टॉपिक है, अगर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो है डेवलपमेंट एंड एनजीओ। इंडिया के अंदर या ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव में भी अगर देखें तो डेवलपमेंट के साथ में एनजीओ वर्ड जो है वो हमेशा एसोसिएटेड है, ऐसा है या नहीं? बिल्कुल। जैसे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों के साथ में डेवलपमेंट का एक कहीं ना कहीं पिक्चर आती है। तो अगर ये है तो डेवलपमेंट एंड एनजीओस को भी हमें समझना पड़ेगा। सो एनजीओस को हम पहले समझते हैं, और एनजीओ क्या है, क्यों है, इसको भी आपको समझना होगा। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी एक अंडरस्टैंडिंग है एनजीओ को लेके, या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बोले उसको, या एनजीओ बोले, या सिविल ऑर्गेनाइजेशंस बोले, जो भी नाम आप XYZ से उसको कहिए, बट एनजीओ की अंडरस्टैंडिंग आप में से कितने लोग हैं यहाँ पे 32 लोगों में से जिनको वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस की अंडरस्टैंडिंग है? सॉरी, ओके, यू रन ऑर्गेनाइजेशन। क्या आप बताओ क्यों ऑर्गेनाइजेशन आप क्यों रन कर रहे हो? सर, जब स्टेट अपना काम भूल जाता है और कई सारे कारण की वजह से जहाँ पे वो काम नहीं कर पाते हैं, जहाँ पे वो फेल होते हैं, तो वी कम फॉरवर्ड एंड वी ट्राई टू हेल्प पीपल आउट। ओके, सो जहाँ पर गवर्नमेंट की या जो फॉर्मलाइज इंस्टीट्यूशन है, जहाँ तक उनकी लिमिट खत्म होती है वहाँ से आपका इनिशिएशन स्टार्ट होता है, आप ऐसा कह रहे हो, राइट? जहाँ पे वो डिलीवर नहीं कर पाते। ओके, और कोई बताएंगे? हमारे कानून और हमारा जो अपना संविधान है वो उसकी गारंटी देता है, आप ऐसे कर सकते हैं ऐसे एक्टिविटीज। ओके, करते हैं उनको हम धीरे धीरे, जब वो ऑर्गेनाइज शेप ले लेते हैं फिर हम उनको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है?
वॉलंटियर्स एक इंडिविजुअल वॉलंटियर जब एक ऑर्गेनाइजेशनल शेप में आ जाता है देन वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। तो इंडिया में अगर देखें तो डेवलपमेंट एंड एनजीओज का, अगर ये स्लाइड्स को भी थोड़ा थोड़ा एक पॉइंट वाइज भी चलेंगे और कोशिश करेंगे कि एक एक इश्यूज पे भी बात करें सो दैट एक पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। सो वॉलंटरी एजेंसीज जो है इनका एक कमेटी से निकला, यहाँ पे वो सारी चीजें वही लिखी हैं जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सो आप वहाँ नहीं भी देखेंगे तो, और ये शायद रवि जी आप सबको देंगे ही ना, तो ये आपके पास जाएगा भी। सो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी के बीच का एक हिस्सा है और उन्हीं के लिए काम करता है। बट आने वाले टाइम में मतलब अगर हिस्ट्री में जाएं और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस का इन्वॉल्वमेंट देखें तो आज की डेट में हम कह सकते हैं कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हर एक एरियाज में इन्वॉल्व है या नहीं? काफी हद तक है। काफी हद तक है। नहीं, सब में नहीं है। कौन सा एक कोई एरिया है ऐसा जिसमें नहीं है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का रोल? डिफेंस। डिफेंस में आपको लगता है नहीं है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन? वहाँ भी हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में मैं बैठा था तो वो अमित जी का जब सेशन था तो वो एक कहीं उनकी स्लाइड में एक एनजीओ भी था इंटरनेशनल, जब वो डायलॉग की बात कर रहे थे। और डिफेंस में भी बहुत जगह पे काफ़ी कंट्री में, इंडिया में नहीं इन्वॉल्वमेंट है बट अदर कंट्री में, और डिफेंस के अगर रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में जाए लाइक रेड क्रॉस, इस तरह की और भी फर्स्ट जॉन एम्बुलेंस, इस तरह के और भी बहुत सिविल डिफेंस अगर है आपके यहाँ पे बात करें वॉर विडोज का भी एक एसोसिएशन हाँ, है, इसमें रिहैबिलिटेशन और इवन डिफेंस जो इंडिया में डिफेंस है या बाहर है वहां पर भी अगर देखें तो हर एक फोर्स का एक ट्रस्ट है, एक विंग है जो उनके वेलफेयर के लिए काम करता है। तो कोई भी एरिया नहीं है ऐसा जहां पर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट ना हो। डिफेंस के बारे में यहाँ सद्भावना प्रोजेक्ट जो चल रहा है जेट के ऊपर, इट्स ऑल इन एक बार फिर से प्लीज रिपीट करिए। सद्भावना प्रोजेक्ट जो यहाँ चल रहा है आर्मी का, हाँ, इसी जो फॉर्मेट आपके का एनजीओ एक्सटेंशन में सद्भावना प्रोजेक्ट है, राइट। सो एनजीओ को अगर हम लोग इतनी अच्छे से समझते हैं और ये भी क्रिएट होती हैं, ऐसा है ना? तो ये नाम इतना फेमस हुआ क्योंकि पहले हमारे यहाँ हिस्ट्री में, अगर बहुत मैं उस पर भी एक बार बात करूंगा कि क्यों ये नाम देने की ज़रूरत पड़ी और पहले हम किस तरह से वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को देखते थे। तो अगर हम अभी एक टाइप ऑफ एनजीओ देखें जो एग्जिस्टिंग अभी हैं, तो बहुत सारे जो हमने सेक्टर्स की बात कही है जिसमें बहुत बड़े एनजीओ भी हैं, बहुत छोटे एनजीओ हैं, कुछ इंटरनेशनल एनजीओज हैं, कुछ लोकल एनजीओज हैं, और अलग अलग एरिया में अलग अलग कैपेसिटी में काम कर रहे हैं और उनका एरिया भी अलग है। लाइक कुछ रिलीजियस एनजीओज हैं, ठीक है, जो ट्रस्ट के रूप में रिलीजियस इश्यूज पे काम करते हैं। अभी एक स्कूल इंस्टीट्यूशन, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, इनको भी एनजीओ कैटेगरी में आते हैं एज पर द एक्ट। ट्रस्ट जो है उनका रजिस्ट्रेशन जो है उस फॉर्म में ही है, उसी तरह की वो बॉडी हैं। और जो सिविल सोसाइटीज़ हैं जो इशूज़ पे काम कर रही हैं वो भी एनजीओ कैटेगरीज में आती हैं। सरकार के साथ जो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी हैं, जो सरकार के प्रोजेक्ट पे काम करती हैं, जिनको एनजीओ या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, बट वो एक्चुअली अगर ये सारा अगर हमें मालूम है तो एक इवैल्यूएशन ऑफ एनजीओ इन इंडिया अगर कहें तो हिस्ट्री 1800 से अगर हम स्टार्ट करें, सो 1800 टू 1850 अगर एक पहला अगर फेज अगर हम लेते हैं तो आपको बहुत एक नाम याद होगा जिसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेके एक मूवमेंट हुआ, राजा राम मोहन राय का था। और ऐसे ही आपके कश्मीर का अगर बात करें तो हाजी सरुतला जो नाम थे, जो जिनका मुस्लिम इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे जिन्होंने काम किया। तो ये इस तरह के कई सारे मूवमेंट 1800 डिकेड्स में हुए और 1850 तक इस तरह की चीज़ें हुई। बट अगर ट्रेंड देखें तो ये पीरियड जो ऐसा था जब हम सोशल इशूज़ पे वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, वॉलेंटियर्स आना स्टार्ट हुए और धीरे धीरे वो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन बनी। बट उनका कुछ समय कोई लीगल कोई शेप नहीं था, वो जस्ट एक ग्रुप की तरह काम करते थे जो कॉमन इशूज़ पे साथ में थे। 1850 और 90 के अगर बीच में देखें तो उस टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे इशूज़ अलग अलग आए, मूवमेंट्स आए जिस पे रहा। बट बेसिकली 19 और 1947 में जब बिफोर इंडिपेंडेंट जब गांधीयन मूवमेंट हुआ, वहाँ पर गांधी जी के साथ जब उन्होंने 1924 के टाइम पे उन्होंने जो मेन पॉलिटिक्स थी उससे उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से विड्रॉ किया और गांधीयन उसमें एक वर्कर की तरह, सिविल सोसाइटी वर्कर की तरह उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, जिसमें बहुत सारे मार्च, बहुत सारे उसमें आए। और उसी के बीच में
जो ये आपका चरखा आंदोलन और ये खादी विलेज इंडस्ट्रीज हैंडीक्राफ्ट, इन सब का प्रमोशन उस दौर में हुआ और बहुत सारे वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज और छोटे छोटे ग्रुप्स निकल के आए जिन्होंने एज अ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट किया। इंडिपेंडेंट के पोस्ट इंडिपेंडेंट में फिर एक और फेज आया जब इंडिपेंडेंट को लेके लोगों ने ग्रुप्स बने, वॉलेंटियर्स बने और उन्होंने इंडिपेंडेंट के लिए फाइट की और वो भी एक तरह की वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस की तरह सामने आई। पोस्ट इंडिपेंडेंट अगर बात करते हैं तो देन आपका मूवमेंट्स बहुत सारे हैं, जैसे आपका जो ग्रीन इवैल्यूएशन हुए, रिवोल्यूशन हुए उसमें है। उसके बाद अगर आप वाइट है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग क्रांति और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई जिसमें लोग यूनाइट हुए और एक फॉर्मल शेप में आए। बट 1970 के टाइम पे जब इमरजेंसी हुई उस टाइम पे भी एक अलग जनता ग्रुप निकल के आया और उन्होंने इमरजेंसीज के अगेंस्ट जो है जनता मूवमेंट हुए और उसमें बहुत सारे वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस का अलग अलग शेप देखने को मिला। 80s तक आते आते ये पूरा एक ग्लोबलाइजेशन और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज आया उसमें एनजीओज का और वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस की डिफिनीशन चेंज हुई और धीरे धीरे 90 तक आते आते जो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस थी वो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में कन्वर्ट हो गई। क्यों? क्योंकि उस समय तक फॉरेन फंडिंग एजेंसीज और फॉरेन ग्रुप्स ये सारे एक्टिवेट होने लगे। फिर इंडिया में भी जो एनजीओ थे जो सोशल इशूज़ पे काम करते थे उनका वो थॉट आइडियोलॉजी चेंज हुई और वो कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, लीगल जो एडवोकेसी है, वुमेन एम्पावरमेंट, इस तरह के इशूज़ पे जो ऑर्गेनाइज्ड इशू हैं उन पे वो काम करने के लिए आगे आने लगे। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक इशूज़ पर धीरे धीरे काम स्टार्ट हुआ। सो अभी भी आज ये ट्रेंड देखें, बट 2010 के बाद, मैंने यहाँ तक उसके आगे यहाँ पर स्लाइड में नहीं है, बट एक चीज़ मुझे जो पर्सनली फील होती है, अभी वो कहीं रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड नहीं है, कि 2010 के बाद भी इंडिया में एनजीओज का एक ट्रेंड चेंज हो रहा है। और ये जो चेंजिंग फेज़ है अभी अगर हम देखें तो आज जो इंटरनेशनल एनजीओज थे वो इंडिया में एज पर द रूल, एज पर द करेंट पॉलिसी, वो मल्टीनेशनल एनजीओज अब धीरे धीरे इंडियन एनजीओज में कन्वर्ट हो रहे हैं। उनका शेप चेंज हो रहा है। एनजीओ का जो कल्चर था वो पूरी तरह से अभी एक बार डाउनफॉल स्टेज में है। मतलब वॉलंटरिज्म अब एक्टिविज्म में चेंज हो रहा है। एक तरीके का पूरा मूवमेंट जो है, जो वॉलंटरी फोर्स जो थी, अब वो एक्टिविस्ट के मोड में आई है और उसमें बहुत सारे अलग अलग, कुछ पॉजिटिव एक्टिविस्ट हैं, कुछ नेगेटिव एक्टिविस्ट हैं, और वो डिस्कशन आपके पहले भी और सेशन में हुए हैं और आप सबको मालूम है कि अभी जो नया जो एक वॉलंटरी जो मूवमेंट चल रहा है उनमें अलग अलग डायरेक्शंस हैं और इन डायरेक्शंस में जो एक्चुअल जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस की मीनिंग थी वो धीरे धीरे, जैसे इंडिया में कहते हैं कि मोर देन 35 लाख एनजीओज रजिस्टर्ड हैं और आपके जेएंडके में भी 3 लाख से ज़्यादा एनजीओ रजिस्टर्ड हैं। और उनमें से अगर वर्किंग एनजीओज को अगर देखें तो आप अगर आपके अब जहाँ जिस एरिया में आप बेस्ड हैं, अगर उन एरियाज की भी अगर डेटा लेना स्टार्ट करें तो आप क्या बता पाएंगे 10 अच्छे एनजीओज का नाम अपने अपने एरिया में से? लेकिन अगर उस एरिया का भी प्रोफाइल अपने रजिस्ट्रार ऑफिस से निकाल के देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि नंबर ऑफ एनजीओज बहुत रजिस्टर्ड हैं। तो ये जो ट्रेंड, जब ये 80 और 90 के बीच में जब ये ट्रेंड आया था, एनजीओ एज अ बिजनेस डेवलप हुआ था, एज अ एम्प्लॉयमेंट डेवलप हुआ था, जब हर कोई विदाउट मिशन, विदाउट विजन, एनजीओज को सबसे पहले क्या करना है, एनजीओ बनाना है और रजिस्ट्रार ऑफिस में एनजीओ रजिस्टर्ड करा लेना है, फिर वेट करना है 3 साल उसको मैच्योर होने का, फिर उसका फाइनेंशियल और वो सब करके फिर प्रोजेक्ट लेना। तो एक तरह का एम्प्लॉयमेंट हो गया, बिजनेस की तरह एनजीओ बिजनेस में कन्वर्ट हुआ। बट अब वो वापस वो ट्रेंड आया है जब इन ऐसे एनजीओ जो काम नहीं कर रहे थे, जो सिर्फ पेपर पे रजिस्टर्ड थे, अब उनका जो एग्जिस्टेंस है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और जो काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वापस से रिवाइव कर रही हैं और इशूज बेस्ड आ रही हैं। अब उनमें थोड़ा सा ये पहले और अब में जो चेंज आया है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अपने इशूज और अपने एजेंडे पे काम कर रही हैं और कुछ जो हैं जो नेशन बिल्डिंग को लेके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल को लेके कुछ काम हो रहे हैं। जैसे अब जो नया एक ट्रेंड अगर आपको समझ में आ रहा है तो जो ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम आजकल ग्लोबली बहुत फेमस है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस में, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो मॉडल निकल के आ रहे हैं उसमें क्या है, जैसे विलेज एडॉप्शन। अभी
अब पूरे विलेज को या पूरी एक एरिया का एडॉप्शन करके और उसको 100% इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो अब हम एक इशू की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर हमने एनिमल हस्बेंड्री में काम करते थे तो हम एनिमल हस्बेंड्री, या हम अगर वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करते थे या डिप्राइव सेक्शन पे बात करते थे, तो अब हम उस पर्टिकुलर इशूज पे बात नहीं कर रहे हैं, अब हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका अपना एग्जिस्टेंस है, वो ऑर्गेनाइजेशन अब इस तरह के इशूज पे कन्वर्ट हो रही हैं। तो ये भी एक ट्रांसफॉर्मिंग फेज है जहां पर वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन आने वाले टाइम में एक इंस्टीट्यूशन की तरह डेवलप होके हो सकता है दिखें। ने इसको मैपिंग देखा, और किसी को कुछ और दिखाइए। शर्मा जी क्या दिखा आपको ये? वो एक ही जैसी बात है को देने में। यही वजह है कि आज मेरे पास अकाउंट में पैसा नहीं है, लेकिन मैंने अपने आर्टिजन्स का पैसा अपने पास नहीं रखा है, उनको दिया है। तो उनको मैंने कहा आप ये बंद कर दो, और आज वो कह रहे हैं कि नहीं आपका CFC बनेगा। मैंने कहा जब पहले नहीं बना था तो अब कैसे बनेगा, फिर मुझे अब आपके पीछे भागना पड़ेगा। और अकाउंट्स कहते हैं कि हम खुद मेंटेन करते हैं। तो लेकिन जब इंस्पेक्शन के लिए आया, जैसे आपने अभी कहा कि उनको बंद कर देते हैं जो नहीं चलती है। मेरी क्यों नहीं चली? क्योंकि वो कहते हैं आपको सिर्फ 2000 की सब्सिडी मिलेगी। तो उन्होंने नहीं एक मिनट नहीं, तो उन्होंने क्या लिखा? आपकी बात को कुछ जोड़ना चाहते हैं? हाँ आप शॉर्टकट में मुझे वो बताइए। नहीं, मैं बताती हूँ। उन्होंने एट द एंड जो इंस्पेक्शन के In the rural areas, initially people oppose them that no, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़े। 2 बच्चे आए, दोनों से उन्होंने शुरू कर दिया। फिर किसी ने उनको अच्छी जगह दे दी, मतलब पेड़ के नीचे, फिर स्कूल शुरू हो गया। फिर 1 रूम 2 रूम। इट्स नॉट देयर। इफ यू वांट टू वर्क, देयर आर वेज टू वर्क। यू डोंट नीड एनी गवर्नमेंट और एनी हेल्प। ये आंसर मिल गया, अब इसके बाद की बात। सर नहीं, एक चीज़ है ना, कुछ काम है जो हो सकते हैं ऐसे, लेकिन जैसे मेरा है वो 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मैं खुद नहीं कर सकती ना। आप ही बताओ, हो सकता है 2 करोड़ का प्रोजेक्ट में ये कह रहे हैं जो आपको खुद स्टार्ट 2 लाख का चाहिए, आपने कैसे लगा दी जब मेरे पास कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, यस सर इसको ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको कहीं ना कहीं एक समय मिले तो इनको ओपन डिस्कशन के लिए इस इश्यूज पे छोड़ दीजिएगा। रात में आज डिनर के साथ आप इस इश्यूज को टेकअप कर सकते हैं। इसके बाद अगर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है तो नहीं, वो नाम जो आपने बताया था DPO, डेवलपमेंट पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, रिलेटेड टू दिस, एक अपन जो NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और नेम इज लगभग आपका वो सेम ही है। अगर इसको सर गवर्नमेंट पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन GPO, दैट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट, तो क्या बेस्ट नहीं होगा GPO? नहीं, मैं थोड़ी ना फाइनल कर रहा हूँ। नहीं सर, फाइनल नहीं कर रहे। आई जस्ट डिस्कस, मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा सही हूँ। कह रहे हो, कुछ भी एक GPO सर अगर गवर्नमेंट आएगी ना साथ में तो फिर कैग भी आ जाएगा, कंटेम्प्रेरी ऑडिटर कैसा क्या? जनरल भी आ जाएंगे साथ में फंडिंग के लिए। आपकी यहीं पर क्लोज करिए। ये बहुत सारे यहाँ पर अच्छे नॉलेजेबल लोग हैं जो इस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। आपस में आप एक दूसरे को बताइएगा, जहाँ जिनके कंफ्यूजन है क्लियर करेंगे। वापस यहाँ पर आ रहे हैं कि रिस्पांस लिंकेज प्रोग्रेस स्टेटस, हमेशा ये एक आप सबका भी मानना होगा कि रिस्पॉन्सेस जो हैं वो हमेशा आपके प्रोग्रेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। जैसा अगर एक्टिव बाय ऑल, मतलब अगर सारे किसी भी प्रोग्राम्स या किसी भी काम को लेके एफर्ट्स अगर 100% है, देन उसका रिस्पांस जो उसकी प्रोग्रेस है वो एक्सलेंट होगी। ये आप सब मानते हैं। और अगर कहीं पर ये लगता है कि स्लगिश है, नेगेटिव है और ये होगा, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोग्रेस भी होगी। ये एक जनरल रिस्पांस लिंक्ड प्रोग्रेस स्टेटस का एक फॉर्मूला है जो हर जगह यूज होता है। और इसके लिए बेसिकली हमें इम्प्रूवमेंट बाय द एफर्ट्स की हमें अपना कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग पार्टिसिपेशन अमंग्स ऑल कंसर्न एंड कोऑर्डिनेशन, ट्रबल शूटिंग, अगर हम इन सब को बेटर करते हैं, देन हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये नेगेटिव जो रिस्पॉन्स है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं।